हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि ग्रामर स्टार्ट करने के लिए, इसलिए आज से ग्रामर स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि लगभग सारे क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको क्लास 6 से लेकर के 10th 12th ये जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो लगभग सारी क्लासेस के लिए, जो भी बच्चे हैं सबके लिए यूजफुल होगा। इसलिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो छोटे बच्चों को लग सकती हैं, थोड़ी सी टफ लग सकती हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर उन चीज़ों को समझे तो उनको काफ़ी मज़ा आएगा और आगे के लिए उनको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी जो आगे चल कर के बहुत ही यूज़फुल होगी। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। ध्यान से देखें, अगर हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है इंग्लिश की और दूसरे नंबर पे बात आती है ग्रामर की। तो हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो होगी इंग्लिश, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आप कहीं पे जाते हैं, किसी से अगर आपको रिश्ता करना है, कहीं शादी विवाह करना है, तो सबसे पहले आप उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं, तब जा कर के आपका रिश्ता फलता फूलता है। तो उसी तरीके से हमको आगे चल कर के इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश ग्रामर हम आपको बताएंगे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को डिफाइन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जानें कि इंग्लिश है क्या, क्योंकि अभी आज भी इंग्लिश हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाषा है। लगभग दुनिया के अधिकतम देशों में पढ़ाई जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा है। भारत में लगभग सारे स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। आप LKG से लेकर के और जब तक आपकी पढ़ाई चलती है, आपके आजीवन इंग्लिश आपके साथ रहती है। लेकिन इंग्लिश इतना यूजफुल होने के बावजूद भी, इंग्लिश का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण प्रभाव होने के बावजूद भी, अगर आप 100 लोगों से पूछते हैं इंग्लिश के बारे में, तो लोग बातों को 1 से 2 लाइन में ही ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी विस्तार से जानने से पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में कुछ जानें। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज, वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ये हमारी आज की पहली हेडिंग है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा, बोर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप पेशेंस से और थोड़ा सा अटेंशन के साथ अगर देखेंगे तो सारी बातें आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आती जाएंगी। तो बच्चों अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश की बात करें, तो जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करती है, इंग्लिश किस देश की भाषा है, या इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो लगभग सारे लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता है और वो शब्द होता है इंग्लैंड। सच है, आपके दिमाग में तुरंत ही इंग्लैंड शब्द आता है। लेकिन और आपका जो अनुमान है वो सही भी है, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी चीज़ों को अपडेट करना चाहता हूँ। आप जो ज्ञान जानते हैं, जो भी इंग्लिश के बारे में जो बातें जानते हैं, उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इंग्लिश की शुरुआत इंग्लैंड से है, लेकिन उससे भी पहले से इंग्लिश का अस्तित्व है। उससे भी पहले से इंग्लिश का अस्तित्व है, जो कि ब्रिटेन से, जो कि ब्रिटेन के इंग्लैंड से नहीं बल्कि कहीं और से है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप इंग्लैंड बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इंग्लिश की उत्पत्ति इंग्लैंड से पहले कहीं और हो चुकी है। दरअसल में इंग्लिश की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ से हुई, किसने किया, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश, नोबडी नोज। ये कोई नहीं जानता है। क्यों कोई नहीं जानता है? क्योंकि इंग्लिश जो थी पहले
इसका कोई प्रमाण, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। उस जमाने में शायद कुछ इस तरह की रिकॉर्डेड चीजें नहीं है जो कि हमको ये बता सके कि सचमुच का कौन इसका फादर था या किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई। दरअसल में इंग्लिश जो थी वो एक कबीलावासी, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, जो कबीलों में रहते हैं, इस तरह के लोगों का, जो छोटी मोटी जो जनजातियां होती हैं, उन लोगों की भाषा थी, जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इंग्लिश की शुरुआत एक्चुअल में कब हुई। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं। देखें, इंग्लिश की उत्पत्ति दरअसल में मानी जाती है 450 एडी से आगे, 450 एडी के बाद, यानी कि जैसे आज इस समय 2020 चल रहा है, उसी तरह से अगर आप पीछे जाएं तो जिस समय 450 सन चल रहा होगा उससे और उसके बाद से इंग्लिश की उत्पत्ति मानी जाती है। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा पहले हम अगर जाएं तो मान लीजिए कि अगर 450 से अगर इंग्लैंड में अगर इंग्लिश आई तो प्रश्न यहां पे ये उठता है कि 450 से पहले क्या था। 450 में अगर इंग्लिश बोलना अगर शुरू किया गया इंग्लैंड में, तो उससे पहले आखिर इंग्लैंड में क्या बोला जाता था? तो बच्चों, मैं आपको यहां बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप गौर करेंगे कि 55 BC, यानी कि ईसा के जन्म से 55 साल पहले, ईसा के जन्म से 55 साल पहले, सबसे पहले 55 BC में 55, यानी कि ईसा के जन्म से 55 साल पहले जो आपका ब्रिटेन हुआ करता था, उस ब्रिटेन पे हमला हुआ किसका? रोमन्स का। यानी कि ब्रिटेन के जो इनहैबिटेंट्स थे उनके ऊपर रोमन लोगों ने हमला कर दिया ईसा के जन्म से 55 साल पहले। अच्छा, जब ईसा के जन्म से 55 साल पहले रोमन लोगों ने पहली बार ब्रिटेन के ऊपर हमला किया तो क्या उन्होंने पूरे ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर लिया? जी नहीं। उनको ब्रिटेन के ऊपर कब्जा करने में लगभग 100 साल लग गए, यानी कि पूरे ब्रिटेन को कब्जा करने में उनको लगभग 100 साल का समय लगा। और अब आगे देखें कि 43 एडी, ध्यान दीजिएगा, यहां बीसी है और यहां पे एडी है। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। यानी कि जिस तरह से हम 2020 बोल रहे हैं उसमें अगर आप पीछे चलते जाएं तो मैं केवल 43 की बात कर रहा हूं, उसी श्रेणी में मैं केवल 43 की बात कर रहा हूं। यानी कि 43 में हुआ ये कि जो आपके रोमन लोग थे, इन रोमन्स ने ब्रिटेन को पूरी तरह से एब्सोल्युटली उसे कॉन्कर कर लिया, पूरी तरह से ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर लिया। और पूरी तरह से ब्रिटेन के ऊपर कब्जा करने के बाद 43 एडी से लेकर के उनका शासन काल लगभग 410 एडी तक चलता रहा। यानी कि उन्होंने लगभग 450 सालों तक ब्रिटेन के ऊपर राज किया। अब यहां पे प्रश्न यह उठता है कि जिस समय रोमन लोग ब्रिटेन के ऊपर हमला किए उस समय ब्रिटेन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? जिस समय रोमन लोग ब्रिटेन के ऊपर हमला किए उस समय ब्रिटेन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? यह हमारा अगला प्रश्न है। तो इसका जवाब है केल्टिक, केल्टिक लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, केल्टिक लैंग्वेज। उस समय जो ब्रिटेन की भाषा थी उसका नाम था केल्टिक। केल्टिस भी उसे बोलते हैं और केल्टिक भी बोलते हैं। तो उस समय ब्रिटेन के जितने भी लोग थे वो केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। अच्छा, हुआ क्या? तो पहले से ब्रिटेन में केल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी और जब रोमन्स यहां पे आए, जब रोमन्स की यहां पे एंट्री हुई, इनका हमला हुआ ब्रिटेन के ऊपर, तो रोमन्स अपने साथ जो भाषा लेकर आए
वो थी लैटिन। अक्सर आप सुनते होंगे अंग्रेजी में लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, अक्सर आप सुनते हैं। ये लैटिन वर्ड कहां से आता है? ये लैटिन वर्ड कहां से आया था? तो ये जो लैटिन वर्ड था ये रोम से आया था। ये रोम से आया था और इसे रोमन्स अपने साथ लाए थे। अच्छा, ये जो लैटिन शब्द है ये आया कहां से है? तो ये आया है लैटियम से, यानी कि जो भाषा रोम के लोग बोलते थे लैटियम, उसी से आगे जाकर के लैटिन भाषा बनी। अच्छा, तो मैं यहां पे लैटिन भाषा क्यों बता रहा हूं? तो हुआ ये कि पहले से जो ब्रिटेन के लोग जो केल्टिक लैंग्वेज बोलते थे, और जब रोम के लोगों ने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया तो उन्होंने अपने लैटिन से इस केल्टिक को प्रभावित किया, यानी कि आगे के 43 एडी से लेकर के 410 एडी तक जो केल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी ब्रिटेन में, उस केल्टिक में काफी हद तक लैटिन का भी इंफ्लुएंस था। जो केल्टिक बोली जाती थी उस समय, उसमें लैटिन का बहुत हद तक इंफ्लुएंस था। लैटिन ने उसको काफी इंफ्लुएंस किया, बहुत सारे उसमें हजारों लाखों शब्दों को उसमें ऐड किया गया। केल्टिक के साथ साथ लैटिन भी बोला जाता था। अब हम लोग वापस पुनः अपने पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं। हमारा पॉइंट यह था कि आखिर 450 एडी में अगर इंग्लिश की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है तो उससे पहले 450 से पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो शुरू में बोली जाती थी केल्टिक, और जब रोमन का उसके ऊपर अटैक हुआ तो उन्होंने मिक्स कर दिया उसमें लैटिन, यानी कि 450 से पहले जो भाषाएं बोली जाती थी वो थी केल्टिक लैटिन मिक्स्ड भाषा बोली जाती थी। तो बच्चों ये हमारा 450 से पहले का इतिहास था। अब हम लोग बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि 450 के बाद क्या हुआ, 450 एडी के बाद क्या हुआ। तो आप जानते हैं, जैसे आप देखते हैं कि इंडिया इज नोन एज गोल्डन बर्ड, भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी। तो जहां पर भी समृद्धि बहुत ज्यादा होती है वहां पे बहुत से लोगों की नजर होती है, और ब्रिटेन तो शुरू से ही बहुत ही समृद्ध था। अलग अलग इन्वेडर्स ने जो आक्रमणकारी थे उनका नजर ब्रिटेन पे पड़ता रहा, और उन्होंने वो लोग ब्रिटेन को लूटते रहे, उसके ऊपर वो शासन करते रहे। अब क्या होता है? तो हुआ ये कि 450 में ब्रिटेन के ऊपर नजर पड़ी। किसकी? ब्रिटेन के ऊपर नजर पड़ी डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी। डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी में रहने वाले 3 ट्राइब्स का, 3 जनजातियों का, जिसमें पहला था द एंगल्स, जिससे आगे चल करके एंग्लो वर्ड बना, याद कीजिएगा। दूसरे थे द सैक्सॉन्स, और तीसरे थे द जूट्स। ये 3 जनजातियां थी। अब इनके बारे में आप जान ले कि ये जो तीनों ट्राइब्स थे ये बहुत ही खूंखार, बहुत ही निर्दयी, आतताई, जो भी आप इसे कह लें, ये लोग इतने ज्यादा विक्ट्री माइंडेड थे कि अपनी जीत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इतने खूंखार थे। इनकी संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन ये बड़ी बड़ी सेनाओं के ऊपर भी बहुत ही हावी हो जाते थे। इनसे लोग डरते थे। और इन्होंने क्या किया कि 450 एडी में हमला किया। किसके ऊपर? पहले हमला हुआ था रोमन्स का 450 से पहले, 55 बीसी में, 55 बीसी में, और 450 एडी में, यानी कि लगभग आज से 1550 साल पहले हमला हुआ डेनमार्क और नॉर्दर्न जर्मनी के रहने वाले 3 ट्राइब्स का, द एंगल्स, द सैक्सन्स, द जूट्स का हमला हुआ ब्रिटेन के ऊपर फिर से।
और उसमें ब्रिटेन में बोली क्या जाती थी, तो उसमें केल्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी जिसमें लैटिन मिक्स्ड था। अब जैसे ही इन लोगों ने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया, जैसे ही इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से मार दिया। कुछ लोगों को अपने में मिला लिया, जो इनकी स्लैवरी को जो इनकी गुलामी कर सकते थे उनको इन्होंने अपने साथ मिला लिया। जो लोग इनकी बात नहीं मानते थे उनको इन्होंने बुरी तरह से मार दिया, और बाकी के जो लोग थे उनको वो या तो खुद भग गए या फिर इन लोगों ने उन्हें भगा दिया। और जो ब्रिटेन के ही जो दूसरे देश हैं, जैसे वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, उन जगहों में इन लोगों ने वहां के इनहैबिटेंट्स को, वहां के निवासियों को वहां से भगा दिया और ब्रिटेन के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब याद रखेंगे, तो जैसे ही इन तीनों ने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया, कब्जा किया, इन्होंने पूरे ब्रिटेन को अलग अलग 3 हिस्सों में बांट करके, मैंने ब्रिटेन को नहीं बांटा, ब्रिटेन को 3 हिस्सों में बांट करके उस पर अपना रूल करने का फैसला किया कि तुम इस हिस्से पर रूल करोगे, मैं इस हिस्से पर रूल करूंगा, मैं इस हिस्से पर रूल करूंगा। अब यहां पे जैसे ही ब्रिटेन के उस हिस्से पर जिस पर द एंगल्स का रूल था, याद रखें, ब्रिटेन का वो हिस्सा जिस पर द एंगल्स का रूल था, वो हिस्सा याद रखिएगा, वो हिस्सा एंगल्स ने अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन किए, चाहे वो भाषा का परिवर्तन हो, चाहे विकास का परिवर्तन हो, उन्होंने उसे अपने हिसाब से बदला। अच्छा, ये जो एंगल्स थे, ये समय समय पर इनके जो उच्चारण थे उसमें परिवर्तन होने लगे। ये जो एंगल्स थे ये आगे चल करके एंगल्स बन गए। पहले जो एंगल्स थे वो एंगल्स बन गए, और ये जो एंगल था ये आगे जा करके इंगल बन गया, इंगल्स बन गया। और इंगल्स जिस देश में रहते थे, जिस जगह में वो राज करते थे, उसका नाम उसमें था इंगालैंड। उस समय इसको बोलते थे इंगालैंड। और इंगालैंड में रहने वाले लोगों की जो भाषा थी, जरा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लैंड नहीं है, इंगालैंड है। और जो उस समय लोग इंग्लिश, उस समय वो लोग बोलते थे, जो भाषा उसमें बोलते थे, उसको कहा गया इंग्लिश। जरा इसकी भी स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, इसमें SH नहीं है, SC है। यानी कि जो एंगल्स थे वो आगे जाकर के एंगल्स बने, एंगल जो था वो इंगल्स बना। इंगल्स जिस जगह में रहते थे उसका नाम था इंगालैंड, और इंगालैंड के जो लोग थे, जो इंगल्स थे, जो जिस भाषा को बोलते थे, उसे इंग्लिश कहते थे। और यही इंगालैंड आगे जाकर के डेवलप हुआ इंग्लैंड के रूप में। और ये जो इंग्लिश आपकी थी, आगे जा करके इंग्लिश, ये जो आपका है इंग्लिश, छोटा वाला स, और यहां पे जब आप आते हैं तो है इंग्लिश, ये बड़ा वाला श है। तो इंग्लिश जो थी वो इंग्लिश में डेवलप हुई, और जो इंगालैंड था वो आगे जा करके इंग्लैंड बन गया। अच्छा, अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो एंगल्स थे वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, वो सबसे ज्यादा एमबीबीएस, उसमें क्या उसे बोलते हैं, तो ये जो एंगल्स थे वो सबसे ज्यादा एम्बिशियस थे, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। और उन्होंने फैसला किया कि हमको पूरे विश्व पर अपना शासन करना है। और वहां से, इंग्लैंड से, उन्होंने धीरे धीरे विश्व के एक एक देश को उन्होंने जीतना शुरू किया। विश्व के एक एक देश को उन्होंने जीतना शुरू किया, और जहां जहां वो पहुंचते गए वो अपनी भाषा को लेते गए, ले जाते गए, और इस तरह से बदलते हुए वक्त के साथ इंग्लिश का विस्तार हो गया। तो बच्चों, हम क्या देख रहे थे कि 450 AD में क्या क्या हुआ था। तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि 450 AD में जब इन तीनों का ब्रिटेन के ऊपर हमला हुआ, किस तरह से इंग्लिश ब्रिटेन आई और किस तरह से इंग्लिश वहां से फलने और फूलने लगी। और यह सिलसिला चलता रहा 450 AD से लेकर के 1100 AD तक। 1100 AD तक
1100 एडी तक ये इंग्लिश चलती रही, ये इंग्लिश वहां पे चलती रही और इस इंग्लिश को कहा गया ओल्ड इंग्लिश। इसे ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, इसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं जिसकी उम्र लगभग 650 साल है, ओल्ड इंग्लिश। और बच्चों एक आपको बात और भी जाननी चाहिए कि जो ये ओल्ड इंग्लिश है जो कि एक्चुअली में जर्मनी से आई थी, आज भी जो इंग्लिश आप बोलते हैं उसमें 50% से ज्यादा जो शब्द हैं उनका जो रूट है वो इस ओल्ड इंग्लिश से ही है। मॉडर्न इंग्लिश में जितने भी आप शब्द बोलते हैं उसका 50% से ऊपर इस ओल्ड इंग्लिश से बिलोंग करता है उनका रूट, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का मॉडर्न इंग्लिश में अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हमारी इंग्लिश कहां तक पहुंच चुकी है? 1100 एडी तक पहुंच हुई है। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके आगे की कहानी। बच्चों यहां पर हम अब देखेंगे कि 1100 एडी के बाद क्या हुआ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत से लोगों की नजर आपके ऊपर होगी कि कब आपके पैसे को ले लिया जाए। अब क्या हुआ कि अब 1100 में क्या हुआ, तो लगभग जब 650 साल तक ये सब सारे सिलसिले चलते रहे तो 1066 में एक राजा थे जिनको जाना जाता है विलियम द कॉन्करर। याद रखें, तो उस समय एक व्यक्ति थे इस दुनिया में, कहां थे? तो आपके फ्रांस में, जो आपका वर्तमान में जो फ्रांस है, उसी फ्रांस में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे जिनको दुनिया जानती है विलियम द कॉन्करर के नाम से, और उनको कुछ लोग जानते हैं द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी अभी भी फ्रांस का एक हिस्सा है। तो द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जिसे विलियम द कॉन्करर के नाम से जानते हैं, उस विलियम द कॉन्करर ने क्या किया कि 1066 में एक बार पुनः इंग्लैंड के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि अब इंग्लैंड के ऊपर एक हमला हुआ विलियम द कॉन्करर के द्वारा, और केवल हमला ही नहीं हुआ बल्कि इंग्लैंड के ऊपर जीत भी हासिल की गई विलियम द कॉन्करर के द्वारा। अब क्या होता है? तो भैया अगर हमारे घर में कोई दूसरे प्रांत से, कोई दूसरे देश से अगर आके रहता है तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ अपने साथ अंतर को भी ले आएगा। उसकी भाषा, उसकी रहन सहन सब कुछ अलग होगा हमसे, और होगा क्या कि धीरे धीरे जब हम दोनों साथ रहने लगेंगे तो मेरी कुछ चीजें वो सीख जाएगा और उसकी कुछ चीजें मैं सीख जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही दो ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी 1066 में इंग्लैंड के ऊपर हमला किए तो वो अपने साथ एक और भाषा को लाए जिसका नाम था फ्रेंच, जो आज भी आप जानते हैं फ्रेंच। वो अपने साथ लाए, फ्रेंच को ले आए, ये अपने साथ ले आए, फ्रेंच ले आए। और जब फ्रेंच ले आए तो क्या हुआ भैया, ये बताओ कि जिसका शासन होगा वही तो सबसे ऊपर का वहां पे होगा। तो जब ये लोग आए और इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने अपना शासन करना शुरू किया तो इनका जो गवर्निंग लैंग्वेज था, इनका जो कोर्ट कचहरी का जो लैंग्वेज था, जो बिजनेस मॉड्यूल्स थे, जो बिजनेस की लैंग्वेज थी, यानी कि जो हाई प्रोफाइल जो लोग थे इंग्लैंड में रहने वाले, जिनकी वहां पे शासन थी, वो लोग बोलते थे फ्रेंच। और जो वहां के लो प्रोफाइल थे, यानी कि आम जनता जो थी, वो तो भैया पहले से आपकी इंग्लिश बोलती ही थी। यानी कि वहां पे एक कैटेगराइजेशन हुआ, दो कैटेगरियां बना दी गई। जो हाई प्रोफाइल वाले थे वो फ्रेंच बोलते थे, और जो लो प्रोफाइल वाले थे, जो मिडिल प्रोफाइल वाले थे, वो इंग्लिश बोलते थे। और इस तरह से जो फ्रेंच था
वो सफल और कामयाब लोगों का प्रतीक बन गया। और इंग्लिश जो थी उसे ये माना जाने लगा कि इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, या फिर इंग्लिश गरीबों की भाषा है, नाकामयाबों की भाषा है। इस तरह से इंग्लिश को थोड़ा सा अपमानित किया गया। इंग्लिश ने अपने आप को अपमानित महसूस किया उस समय। तो बच्चों, जिस इंग्लिश को अपमानित किया गया था, जिस इंग्लिश को एक नाकामयाब, गरीब, मध्यम वर्गीय लोगों की भाषा कही जाती थी, उस इंग्लिश ने पुनः अपने सम्मान को प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? तो 14वीं शताब्दी आते आते, 14वीं शताब्दी खत्म होते होते, यानी कि अपने अंत तक आते आते इंग्लिश ने अपने खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त कर लिया। कैसे? क्योंकि होता वही है जो जनता चाहती है, और वहां पे उस देश में रहने वाली जनता का जो मूल भाषा थी वो क्या थी? इंग्लिश थी। भाई फ्रेंच तो केवल वहां के जो पदाधिकारी थे वो लोग बोलते थे, और पुनः जनता के अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए वहां के जितने भी आला अधिकारी थे उन्होंने इंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इंग्लिश को अपना खोया हुआ स्थान वापस दिलाने में एक बहुत ही बड़े शख्सियत का भी एक बहुत ही बेमिसाल रोल है, और उस व्यक्ति का नाम है जेफरी चॉसर। उनका नाम है जेफरी चॉसर, जिनका जन्म हुआ था 1340 एडी में, और वो धरती पर रहे लगभग 60 साल तक, यानी कि 14वीं शताब्दी के खत्म होने तक वो धरती पर रहे। जेफरी चॉसर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बच्चों। शेक्सपियर का नाम सब लोग जानते हैं, जॉन मिल्टन का नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन जेफरी चॉसर उतने प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन इनका योगदान इंग्लिश में इतना ज्यादा है कि मॉडर्न इंग्लिश, जो आप मॉडर्न इंग्लिश आज पढ़ रहे हैं, उस मॉडर्न इंग्लिश के फादर के रूप में, उस मॉडर्न इंग्लिश के फादर के रूप में चॉसर को ही जाना जाता है। इंग्लिश के फादर कौन है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि उसमें कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसकी जो नींव रखी गई थी वो किसने रखी थी? चॉसर ने, जेफरी चॉसर ने रखी थी। जेफरी चॉसर ने अपनी जितनी भी काव्य रचनाओं को किया, जितनी भी कविताओं को लिखा, जितनी भी किताबों को लिखा, उन्होंने सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा, और चॉसर अपने जमाने में इतने ज्यादा फेमस हुए कि उन्होंने इंग्लिश को एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दिला दी। और इंग्लिश जो कि खो चुकी थी, जिसे लोग बोलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि यह माना जाता था कि इंग्लिश केवल जो लो प्रोफाइल है वो बोलते हैं, उस इंग्लिश ने अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर लिया 14वीं शताब्दी के समाप्त होते होते। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगा जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि 1476 में, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। 1476 में दुनिया को मिल गया था क्या? तो प्रिंटिंग प्रेस। दुनिया को प्रिंटिंग प्रेस मिल गया था, यानी कि 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था, उसका इन्वेंशन हो चुका था। और प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ, इसने इंग्लिश को फैलाने में, इंग्लिश को इतना पॉपुलर बनाने में, कॉमन और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने में इस प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये सारी चीजें हुई बच्चों, कब हुई? ये सारी चीजें कब हुई? तो ये हुई 1100 एडी के बाद, 1100 एडी से के बाद, और कहां तक? तो 1500 एडी तक। ये सब कुछ कहां से कहां तक चला? तो लगभग 400 साल तक चला। 1100 से लेकर 1500 एडी तक ये सारी घटनाएं चली। और ये जो घटना थी, ये जो इंग्लिश थी, यानी कि वो इंग्लिश जिसमें विलियम द कॉन्करर ने, जिसमें ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने, जिसमें फ्रेंच मिक्स कर दिया था, उस इंग्लिश को ही हम जानते हैं किस नाम से? तो उसे हम जानते हैं मिडिल इंग्लिश। इसको हम लोग मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं, जो कहां से कहां तक चला? तो
1100 एडी से लेकर के 1500 एडी तक, 1500 एडी तक ये चला। बच्चों हम लोग अब पहुंच चुके हैं, हम लोग जो अपना यात्रा जो शुरू किए थे जो कि 55 BC से स्टार्ट हुआ था और वो पहुंच चुका है 1500 एडी तक पहुंचा है। हमारी इंग्लिश अब 1500 एडी तक पहुंच चुकी है। अब हम ये जानेंगे कि 1500 एडी के बाद क्या हुआ। तो जाने 1500 एडी के बाद स्टार्ट हुआ जो इंग्लिश स्टार्ट हुई, उस इंग्लिश को कहा गया मॉडर्न इंग्लिश, उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। लेकिन ये जो मॉडर्न इंग्लिश था इसे हम लोग पढ़ेंगे दो भागों में। पहला था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और दूसरा था लेट मॉडर्न इंग्लिश। और यहीं पर मैं आपको इसे डिफरेंशिएट भी कर दूंगा कि दोनों में क्या फर्क है। तो हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश थी जो कि आपकी स्टार्ट हुई कहां से, तो 1500 एडी के बाद और चल रही है प्रेजेंट तक, चल रही है वो प्रेजेंट तक चल रही है जो इसमें आप इंग्लिश बोल रहे हैं। यानी कि लगभग ये आपका 500 सालों का इतिहास। हुआ क्या, तो सबसे पहले जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश थी जिसका एज माना जाता है 1500 से लेकर के 1800 एडी तक, 1500 से लेकर 1800 एडी तक, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ बहुत खास नहीं हुआ। इसमें केवल इतना ही हुआ कि जो इंग्लिश आपके चौसर ने लाया था, जो इंग्लिश आपके चौसर ने लाया था 15वीं शताब्दी के शुरुआत तक, उसमें अचानक ऐसा देखा गया कि उसमें जो वॉवेल्स का यूज किया जाता था, जो अंग्रेजी शब्दों के अंदर जो वॉवेल्स का यूज किया जाता था, उन वॉवेल्स को छोटा कर दिया गया, उनको शॉर्टर कर दिया गया। यानी कि मैं अगर इसे एक टेक्निकल टर्म में अगर बोलूं तो उसे कहते हैं वॉवेल शिफ्ट, यानी कि वॉवेल शिफ्टिंग की जाने लगी। जो काफी लंबे लंबे वॉवेल्स होते थे जहां पे ये लॉन्ग वॉवेल्स हैं, वहां पे स्मॉल वॉवेल्स का यूज किया जाने लगा। वॉवेल्स को कम किया जाने लगा, जैसे किसी शब्द में अगर 3 वॉवेल है तो उसमें 2 वॉवेल्स का ही यूज कर देना। शब्दों को छोटा किया गया। यानी कि अगर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम पहली उपलब्धि की बात करें तो इसमें सबसे पहले हुआ वॉवेल शिफ्टिंग। वॉवेल शिफ्टिंग हुआ। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अगर किसी भी भाषा में से किसी भी भाषा के अगर आप वॉवेल्स को, उसे स्वर को अगर शिफ्ट करेंगे, उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका प्रोनाउंसिएशन बदलेगा। यानी कि वॉवेल शिफ्टिंग के वजह से जो इंग्लिश थी उसके प्रोनाउंसिएशन में एक सडन और डिस्टिंक्ट चेंज देखा गया, महसूस किया गया, सुना गया। जबकि इंग्लिश थी उसके प्रोनाउंसिएशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, सुनने को मिला। यह उपलब्धि थी, पहली उपलब्धि थी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में हुआ। अच्छा, और इस काल की दूसरी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि चूंकि पहले तो भैया केवल बोलना था, पहले केवल बोलना था, तो बोलते समय आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसी चीज को आपको लिखित रूप में देना हो तो आप उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि आप देख चुके हैं कि 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो चुका था, तो प्रिंटिंग प्रेसेस ने अब किताबों को छापना शुरू कर दिया। उन्होंने किताब छापना शुरू कर दिया। यानी कि जब उन्होंने किताबों को छापना शुरू कर दिया तो अब चीजों को बहुत हद तक बदल नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया। यानी कि इस काल में दूसरी जो उपलब्धि थी वो थी कि जो अब स्पेलिंग्स जो कि बार बार बदला करते थे और जो कि आपका ग्रामर जो कि बार बार बदला करता था, उनको फिक्स्ड कर दिया गया, उनको परमानेंट कर दिया गया कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो इंग्लिश में जो उतार चढ़ाव आते थे, कोई भी आता था कुछ भी बदल के चला जाता था, उस चीज को फिक्स कर दिया गया। और ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की दो सबसे बड़ी उपलब्धियां थी।
वॉवेल शिफ्टिंग और स्पेलिंग और ग्रामर को फिक्स किया जाना। अच्छा, और अब देखेंगे कि इसकी तीसरी उपलब्धि क्या थी। तो इसकी जो तीसरी उपलब्धि थी वो ये थी कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते 16वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते जो इंग्लैंड के जो इंग्लिशमैन थे, जो वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, वो दुनिया के अलग अलग देशों में अपने व्यापार का विस्तार करने लगे। वो लोग आयात करने लगे, निर्यात करने लगे, जगह जगह पर जाकर के उन्होंने अपनी कंपनियों को खोलना शुरू कर दिया, जिसका उदाहरण आपके देश में भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपके देश में व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे आपके देश के ऊपर कब्जा कर ली। तो 16वीं शताब्दी में जो ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, वो बहुत सारे देशों के कांटेक्ट में आ चुके थे, और जब वो अलग अलग देशों के कांटेक्ट में आ चुके थे तो उन्होंने उन देशों से बहुत सारे शब्दों को एडॉप्ट किया। और जब बहुत सारे शब्दों को एडॉप्ट किया, अपनी भाषा को उन देशों में भी छोड़ा, लेकिन साथ ही साथ दूसरे देशों की भाषा को भी उन्होंने अपने अंदर लिया, उसे एब्जॉर्ब किया, और इंग्लिश का जो दायरा था वो बढ़ने लगा। जो इंग्लिश पहले केवल एक देश में बोली जाती थी, अब वो विभिन्न देशों में विभिन्न देशों की उपलब्धियों को, वहां की वातावरण को, वहां की जरूरत को देखते हुए अब उसके जो शब्दावली थी उसमें विस्तार किया गया। यानी कि इंग्लिश में शब्दों की जो संख्या थी वो काफी हद तक बढ़ने लगी। यानी कि इंग्लिश अडॉप्टेड मैनी न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि अंग्रेजी ने बहुत सारे शब्दों को और वाक्यांशों को, फ्रेजेस को, बहुत सारी कहावतों को, बहुत सारे मुहावरों को उसने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और यह उपलब्धि थी कब की? तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की, जो कि 1500 से लेकर 1800 एडी तक चला। ये तीन मुख्य उपलब्धियां थी। अब हम लोग आएंगे अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, लेट मॉडर्न इंग्लिश। लेट मॉडर्न इंग्लिश, आपने बहुत देर से ये वीडियो आप लोग बहुत देर से देख रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 2 से 3 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। लेट मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। लेट मॉडर्न इंग्लिश में बस आपको इतना ही जानना है कि इसमें जो अंग्रेज पूरे दुनिया में घूम रहे थे व्यवसाय के लिए, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, और लगभग दुनिया के 1/3 हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब जितने ज्यादा देशों पे उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया, वहां से अलग अलग जगहों से बहुत सारी लाखों शब्दों को अंग्रेजी ने एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और इंग्लिश का दायरा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की अपेक्षा लेट मॉडर्न जो इंग्लिश थी उसमें काफी हद तक इंग्लिश का दायरा और भी ब्रॉड हो गया, और भी इंग्लिश उसमें ब्रॉड होती चली गई। और दूसरी चीज ये हुई कि यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये कि ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार हुआ, और ब्रिटिश एम्पायर जैसे जैसे दुनिया के सैकड़ों देशों में पहुंचती गई, वहां पे अपनी भाषा का प्रभाव छोड़ती गई, और साथ में उन जगहों के शब्दों को भी एडॉप्ट करने लगी, या फिर जिन जिन शब्दों की उसको जरूरत पड़ती थी उसकी अंग्रेजी बना बना करके और इंग्लिश में ऐड किया जाने लगा। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारी मशीनें बन गई। अचानक लोगों को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता, आज जो जो चीजें आप देख रहे हैं जैसे मोबाइल या फिर और भी बहुत सारी चीजें, क्या आज से 50 साल पहले के लोग उन चीजों के बारे में जानते थे? बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम नए नए शब्दों को देखते जा रहे हैं। लॉकडाउन में आपने देखा बहुत सारे शब्दों को। क्या 1 साल पहले किसी ने कोरोना सुना था? क्या 1 साल पहले कोई क्वारंटाइन शब्द का यूज करता था?
नहीं करता था। क्वारंटाइन शब्द का यूज किया जाता था, लेकिन इतने ब्रॉड तरीके से नहीं किया जाता था। तो जैसे जैसे हमारी जरूरतें आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारा दायरा भी, हमारे शब्दों का दायरा भी बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता चला गया और नए नए चीजें दुनिया को प्राप्त होती चली गई, नई नई चीजों से हमारा सामना होता चला गया, वैसे वैसे इंग्लिश का दायरा और ज्यादा बढ़ता चला गया। और इस तरह से लगभग 1800 तक तो ये चला, और 1800 के बाद से आज तक ये इंग्लिश बोली जाती है और भविष्य में बोली जाएगी। हो सकता है कि भविष्य में और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। मैं अभी आप लोगों को ये बता रहा था कि अंग्रेज जहां जहां पर भी गए, उन्होंने बहुत सारे शब्दों को अडॉप्ट किया। इसमें भारत भी पीछे नहीं बच्चों। भारत का मतलब हिंदी, इसमें हिंदी भी पीछे नहीं है। अभी तक सैकड़ों शब्दों, हिंदी के सैकड़ों शब्दों को इंग्लिश ने अडॉप्ट किया है। आपको पता होना चाहिए कि 2017 में लगभग 650 हिंदी शब्दों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी डिक्शनरी में जगह दिया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे अवतार, बंगला, चीता, धोती, दाल, ढाबा, चपाती, चूड़ीदार, नारी शक्ति वगैरह वगैरह। ऐसे सैकड़ों शब्द हमारे हिंदी शब्द हैं जो इंग्लिश की डिक्शनरी में अपनी जगह पा चुके हैं। अब यहां पे इंग्लिश डिक्शनरी की अगर बात हो रही है तो मैं बस आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं कि सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल डिक्शनरी बनाई गई थी उसका डेट था 1604। अगर कोई आपसे पूछे तो आप एक जीके के तौर पे याद कर सकते हैं कि जो सबसे पहली जो अल्फाबेटिकल डिक्शनरी बनाई गई थी वो 1604 में बनाई गई थी। और ये जो थोड़ी सी थी वो बहुत ज्यादा फिक्स नहीं थी, लेकिन सबसे पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पूरी तरह से सुव्यवस्थित, एक बहुत ही अच्छी जो डिक्शनरी बनाई गई थी वो आपकी बहुत हाल ही बनाई गई थी 1928 में। 1928 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना एक सुव्यवस्थित डिक्शनरी पहली बार छापा। डिक्शनरी तो 1604 में ही बन चुकी थी, लेकिन जो सुव्यवस्थित, जो बिल्कुल जिस डिक्शनरी को आज आप पढ़ते हैं, उस डिक्शनरी को सबसे पहले 1928 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापा था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को देखने के बाद, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आप इसे पूरा देखें, तब जाकर के आपको इंग्लिश के बारे में कुछ पता चलेगा। और एक बात याद रखिए कि इंग्लिश बाकी सारी चीजों से आपका गला छूट भी जाए, लेकिन एक बात यकीन कीजिए कि इंग्लिश से गला आपका छूटने वाला नहीं है। कि जब तक आपके अंदर आखिरी सांस है तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और हमें जिसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, थोड़ी सी तो भाई उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए कुछ भी आगे पढ़ने से पहले, अब तो मैं आपको रोज वीडियो बनाता रहूंगा, आपको मेरे वीडियो रोज मिलेंगे और मैं अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ाऊंगा, लेकिन उनको जानने से पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जरूर समझे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखा जाएगा। वेरी वेरी थैंक यू।